प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10वीं क्लास की पॉलिटिकल्स की शुरुआत की हुई है और उसमें आज हम दूसरा अध्याय है जो संघवाद क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछले पाठ में बेल्जियम और श्रीलंका के जो अंतर था उसके बारे में जाना है और आपको बताया गया था कि जो बेल्जियम का संविधान है उसमें जो मुख्य रूप से बदलाव किए गए थे उनमें केंद्र सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी अपने अधिकारक क्षेत्र के और ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे। इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव किए गए और प्रांतों की सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं हैं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ये सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो सत्र पर सरकारें होती हैं, जैसे एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। फिर सत्ता के इन दोनों सत्रों की सरकारें अपने अपने सत्र पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। जैसे नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री वो हमारे केंद्र सरकार में कानून बनाते हैं और राज्य सरकार में जैसे मनोहर लाल खट्टर हैं वो अपने कानून बनाते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होकर काम करते हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा है। एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि भाई केवल एक प्रकार की सरकार, या केंद्र हो या राज्य की सरकार हो। और इसके बाद जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनके बारे में देखें। ये आपने क्वेश्चन लिख लेना है कि संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं। आपने अपनी जो NCERT की बुक है वो निकाल लेनी है और उसमें आपने यहाँ से लिख लेना है कि यहाँ सरकार 2 या अधिक सत्रों वाली होती है। दूसरा, अलग अलग सत्र की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकारक क्षेत्र होता है। विभिन्न सत्रों की सरकारों के अधिकारक क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक सत्र की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। 5वां, अदालतों को संविधान और विभिन्न सत्र की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। 6वां है वित्तीय स्वायत्तता, यानी पैसे से संबंधित जो शक्ति है निश्चित करने के लिए विभिन्न सत्र की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत हैं। 7वां है इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकार हैं जो उनके बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। आपने नीचे देखना अधिकारक क्षेत्र, ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। ये दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। भारत में संघीय व्यवस्था, हमने पहले बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देशों को भी यहाँ की विविधता यानी विभिन्नता उसको संभालने में बड़ी मुश्किल आती हैं। सोचिए भारत जैसे विशाल मुल्क में ये काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाएं, धर्म और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है?
आइए संविधान से शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ सन 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े यानी जो रियासतें होती थी, 565 देशी रियासतें थी मेरे प्यारे बच्चों उस टाइम, जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ। और भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया था। आज अगर हम अपने संविधान में देखें कि भारत राज्यों का संघ है, समूह नहीं। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। अब आपने देखना है कि जो संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के जो बीच विधायी का मतलब होता है कानूनी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा हुआ है। और ये 3 सूचियाँ इस प्रकार हैं। प्यारे बच्चों, आपने ये लिख लेना है। संघ सूची के विषय संघ सूची है जो उस पर संघ यानी केंद्र सरकार कानून बनाती है। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं पूरे देश के लिए, इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। और संघ सूची में वर्णित जो विषय हैं उनके बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। आप कभी भी देखना जो हमारे नोट होते हैं उसके ऊपर भारत सरकार लिखा मिलेगा, कहीं भी हरियाणा सरकार नहीं मिलेगा। जो हमारे प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, ये सारे के सारे केंद्र सरकार के पास होते हैं। राज्य सूची में जो हमारी पुलिस है, क्या आपने कभी ये देखा है कि भारत पुलिस नहीं, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस। व्यापार राज्य सूची में आएगा। कृषि, सिंचाई, प्रांतीय और स्थानीय महत्व के जो विषय हैं राज्य सूची में वर्णित जो विषय हैं उनके बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में शिक्षा है, वन है, मजदूर, संघ विवाह है, गोद लेना है और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। पोखरण, ये पोखरण राजस्थान में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, राजस्थान में है ये। अब बात करते हैं कि संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है कि अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का ही होना नहीं। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना है। लोकतंत्र शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली जहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। भाषाई राज्य है। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। और भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। और उस वक़्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि यानी इस समय में आए बदलावों को देखकर एक बार आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जो पुराने प्रांत थे वो नए प्रांत बनाए गए, प्रांतों की सीमाएं और क्षेत्र और नाम बदल गए। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदल दी गई। भाषा नीति, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई और संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया।
यानी हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? हिंदी के साथ 21 अन्य, तो टोटल कितनी होगी? 22। अब एक ये गठबंधन सरकार के बारे में आप देख लेना। एक से ज़्यादा जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। और आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। यानी जैसे आज अगर हम हरियाणा में देखें तो मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की क्या है? गठबंधन सरकार है। केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य के जब संबंध में लगातार बदलाव आए हैं और व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ, सत्ता की साझेदारी को भी जो संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में रूप ले लेती है। यह आपने ज़्यादा इसके ऊपर वो नहीं करना। ये आपने इसके ऊपर राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 4 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। और अपने दौर में तो आपने राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1956। अब देखते हैं भारत में विकेंद्रीकरण। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक सत्रों वाली होती हैं। हमने अपने देश में 2 सत्रों वाली सरकार की चर्चा भी की, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 सत्र की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। तो आपने यहाँ पर जो मेन चीज़ आपने क्या करना है, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया और संविधान में संशोधन करके 1992 में 72वां संविधान संशोधन किया गया। और इसमें लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था इस तीसरे सत्र को भी ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। जो हमारी सरकार है, स्थानीय सरकारें, जो हमारी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनके बारे में इनको लागू किया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य और पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति होते हैं मेरे प्यारे बच्चों SC, और अनुसूचित जनजाति होती है ST। पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। तो कहने का मतलब जो 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा जो हमारे ग्राम पंचायत हैं, पंचायत समिति हैं, जिला परिषद हैं, इनके लिए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। इनका चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ेगा। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है और इस तरह की परिषद जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपनी बुक निकाल कर जो NCERT की है वीडियो पढ़ते रहना। जो मेन चीज़ है इसमें मैंने सारी की सारी आपको क्लियर कर दी। अगर हम सारे हर एक चीज़ को करेंगे तो बहुत लंबी लंबी वीडियो हो जाएंगी और आपको समझ नहीं आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना, अपनी बुक सामने रखनी है और क्वेश्चन इसमें से बना लेने हैं। आपने जो पीछे बच्चे थे 10वीं क्लास में उनकी कॉपी ले लेनी है, या जो हमारे प्रैक्टिस सेट दिलवाए थे उनसे वो ले लेने हैं और उनमें से क्वेश्चन बना लेने हैं।
बाकी अगर इसमें कुछ समझ ना आए तो मेरे से पूछ लेना, व्हाट्सअप कर देना।